Hello everyone. So welcome to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel itself. Now Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and want instant 10% discount, then use code SHARMA-YT10 SHARMA YT10. So if you use this code, then you will get immediately 10% discount. Now let us start with our today's topic. आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं. So corona virus are a large family of the virus that circulate among a range of the animals such as bats, cats and birds. Sometimes this virus make a jump over from animals to humans known as spillover causing disease known as zoonotic disease. ठीक है, तो zoonotic disease क्या होता है? Zoonotic disease वो disease होता है जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, तो वो सारे डिजीज जिनका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस उसे हम लोग बोलते हैं जूनोटिक डिजीज. ओके, तो ये जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू रीजंस, म्यूटेशंस इन द वायरस एंड इंक्रीज्ड कांटेक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. तो वायरस के अंदर म्यूटेशन और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का कांटेक्ट होना, इसकी वजह से ये जूनोटिक डिजीज स्प्रेड होते हैं. Research suggests that original source of the virus that caused COVID-19 was bats and pangolins might have acted as an intermediaries. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस है वो बैट से ओरिजिनेट हुआ था और बैट से ओरिजिनेट होने के बाद वो पेंगोलिन में ट्रांसमिट हुआ, पेंगोलिन से वो ह्यूमन बीइंग में आया था. ठीक है, तो ये रिसर्च अभी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है. ठीक है, सो रिसर्च सजेस्ट दैट ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वायरस दैट कॉज्ड कोविड-19 वाज बैट एंड पेंगोलिन माइट हैव एक्टेड एज एन इंटरमीडिएटरीज. अब देखो हम लोग ये जो कोरोना वायरस है उसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं कि ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो कोरोना वायरस आर स्फेरिकल शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ द कोर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय एन एनवेलप विथ मशरूम शेप्ड प्रोटीन स्पाइक्स. ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये वायरस है, दिस वायरस इज हैविंग द जेनेटिक मटेरियल. तो जो कोरोना वायरस जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज आरएनए. सो RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस. अब ये जो वायरस है उसके जो आउटसाइड पे देर आर सम प्रोटीन स्पाइक्स. ओके, लाइक दिस देर आर सम प्रोटीन स्पाइक्स. ठीक है, ये जो है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन स्पाइक्स. अब ये जो प्रोटीन स्पाइक्स जो होता है इसी की वजह से ये वायरस को हमारी बॉडी में एंट्री मिलती है. ओके, सो दिस स्पाइक बाइंड एंड फ्यूज टू ह्यूमन सेल्स. ठीक है, ये जो स्पाइक्स होती है वो ह्यूमन सेल के साथ बाइंड करती है, अलाउिंग द वायरस टू गेन एंट्री एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ इनसाइड द बॉडी. नाउ ईच ऑफ द वायरस पार्टिकल इज जस्ट बिटवीन 50 to 200 नैनोमीटर्स इन डायामीटर. इसका ये जो वायरस है उसका डायामीटर बहुत ही कम होता है, 50 से लेकर 200 नैनोमीटर तक का डायामीटर होता है. ये जो प्रोटीन स्पाइक्स जो होता है ना, दिस प्रोटीन स्पाइक्स गिव द अपीयरेंस ऑफ द क्राउन और अ हेलो अराउंड द सन. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन स्पाइक्स जो होता है ना वो एक वायरस को क्राउन का अपीयरेंस देता है. ठीक है, क्राउन का एक अपीयरेंस देते हैं. ठीक है, इट इज शेप्ड लाइक द क्राउन ऑफ द किंग. तो ये जो प्रोटीन स्पाइक्स है इट अपीयर्स लाइक द शेप ऑफ द क्राउन. और ये जो क्राउन जो होता है उसका मतलब होता है कोरोना. लैटिन के अंदर क्राउन का मतलब होता है कोरोना और यहीं से ये कोरोना वायरस नाम ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, तो कोविड-19 इज कॉज्ड बाय द SARS-CoV-2 आल्सो नोन एज नोवेल कोरोना वायरस. देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. सी देयर इज अ वायरस कॉल्ड एज SARS-CoV-2. ठीक है, ये एक वायरस है SARS-CoV-2. तो ये जो वायरस है वो डिजीज कॉज करता है कोविड-19. ओके, SARS-CoV-2 वायरस है जिसे हम बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस. नोवेल कोरोना वायरस, और ये डिजीज कॉज करता है कोविड
19। देखो जैसे कि HIV होता है, ठीक है, ये जो HIV होता है, HIV वायरस, वो डिजीज कॉज करता है एड्स, ठीक है। सो HIV एक वायरस है जो एक डिजीज कॉज कर रहा है जिसका नाम है एड्स। सिमिलरली सार्स कोविड 2 एक वायरस है जिसे हम बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस, मतलब नया कोरोना वायरस जो डिजीज कॉज करता है कोविड 19, ठीक है। बाद में 2002 के अंदर, ठीक है, 2002 के अंदर एक वायरस आया था जिसे हम लोग बोलते हैं सार्स कोविड, SARS-CoV, सार्स कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये जो सार्स कोरोना वायरस 1 है, इट कॉज्ड सार्स डिजीज, SARS, सार्स डिजीज। ये होता है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2002 के अंदर चाइना से आया था सार्स कोरोना वायरस, और ये जो सार्स कोरोना वायरस है उसने डिजीज कॉज किया था जिसका नाम है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन अभी वाला जो कोरोना वायरस है उसे हम लोग बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 या फिर नोवेल कोरोना वायरस जो डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है कोविड 19। सो सार्स कोविड 1, सार्स कोरोना वायरस 1, उसने कॉज किया था सार्स डिजीज, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये जो नया कोरोना वायरस है वो कॉज करता है कोविड 19, ठीक है। सो कोविड 19 इज कॉज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस 2, also known as novel coronavirus, as it is very similar to the one that caused severe acute respiratory syndrome in 2002. बाद में the spike protein of the novel coronavirus shares 98% sequence identity with the spike protein of the SARS coronavirus। देखो तो ये जो SARS CoV 2 वायरस है, इसके जो प्रोटीन स्पाइक्स है, ये जो प्रोटीन स्पाइक्स का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, इट इज 98% सिमिलर विद द सीक्वेंस ऑफ द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द सार्स कोरोना वायरस 1। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि ये जो कोरोना वायरस जो होता है उसकी आउटसाइड के ऊपर देयर आर सम प्रोटीन स्पाइक्स। तो ये जो नया कोरोना वायरस है, ये जो नया कोरोना वायरस है, उसके जो प्रोटीन स्पाइक्स है, ये जो प्रोटीन स्पाइक्स है, उनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है, it is 98% similar with the genetic sequence of the spikes of the SARS coronavirus 1 that caused severe acute respiratory syndrome disease. Okay, the spike protein of the novel coronavirus shares 98% sequence identity with the spike protein of the SARS coronavirus. ठीक है गाइस, देखो ये जो SARS coronavirus 2 है वो हमारी बॉडी में एंट्री कैसे करता है। तो ये जो सार्स कोविड 2 वायरस है उसके पास होती है स्पाइक प्रोटीन्स, और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं उनके पास होता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ओके, अब ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करता है। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, ठीक है। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये जो हमारे सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये सब बने सेल्स से। तो ये ऑर्गन्स जो है उनकी जो सेल्स होते हैं ना उनके ऊपर रिसेप्टर होता है। तो ये रिसेप्टर का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो ये जो रिसेप्टर है ना वो ये जो कोरोना वायरस का जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है उसके साथ वो इंटरेक्ट करने वाला है, उसके साथ वो बाइंड करने वाला है, तब जाके सार्स कोविड 2 को हमारी बॉडी में एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो सार्स कोविड 2 के पास होता है स्पाइक प्रोटीन, ये जो स्पाइक प्रोटीन जो होता है उसके पास होता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसका जो रिसेप्टर होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा और ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ये जो वायरस है वो एंट्री करेगा, ठीक है। Once inside, it hijacks the cell's reproductive machinery to produce more copies of itself before breaking out of the cell again and killing it in the process. तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर वो एंट्री करके मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, ठीक है, दिस सार्स कोविड 2, ठीक है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन जो है ना, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है, ये जो स्पाइक प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी जो है, इट इज अराउंड 10 to 20 टाइम्स
हायर द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द सार्स कोविड 1। ठीक है, ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है उसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसकी जो बाइंडिंग की एफिनिटी है वो 10 to 20 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ सार्स कोविड 1 which occurred in 2002. Okay, so unlike in the case of the SARS, the spike protein of the novel coronavirus binds to the cell receptor with a much higher affinity, 10 to 20 fold higher. ठीक है, द रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। द रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स बॉन्डिंग एफिनिटी इज इंक्रीज ड्यू टू म्यूटेशन विद इन द वायरस। सो वायरस की म्यूटेशन की वजह से भी इसकी जो बॉन्डिंग एफिनिटी होती है वो बढ़ जाती है। दिस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग एफिनिटी पार्टली एक्सप्लेन्स द अपेरेंट हाई ह्यूमन टू ह्यूमन transmissibility and COVID-19's faster spread as compared to the SARS epidemic in 2002-2003 across 29 countries. अब हम लोग वेरियस डायग्नोसिस टेस्ट को हम लोग देखने वाले हैं। हाउ कैन वी डायग्नोज दी कोविड-19 डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वेदर बैक्टीरिया वायरस, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटीजन। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई एंटीजन आता है तो इसी एंटीजेंस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ठीक है, हमारी बॉडी के जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के जो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, सो दिस इज अ नेचुरल मैकेनिज्म बाय विच अवर बॉडी इज गोइंग टू फाइट दिस एंटीजन। ओके, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर दो एंटीबॉडीज होती है, आईजीएम एंटीबॉडीज, आईजीजी एंटीबॉडीज। तो ये जो आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जो फाइट करेगी किसी न्यू इन्फेक्शन से, और ये ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कोई एंटीजन आया और ये एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट में आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, आईजीएम एंटीबॉडीज, और ये सबसे पहली बार ये एंटीजन से फाइट करेगी एंड इट विल नॉट स्टे फॉर द लॉन्ग। लेकिन जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो थोड़ा टाइम लेती है फॉर्म होने में आफ्टर एन इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन, thus indicating an old infection. Okay guys, so IgM is the first antibody that the body will make when it fights a new infection, and it does not stay for the long, while IgG antibody can take time to form after an infection or immunization, thus indicating an old infection. Okay, तो ये था सेरोलॉजिकल टेस्ट या फिर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। देखो आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग कोई भी पर्सन जो होता है अगर वो पर्सन सस्पेक्टेड है कि उसको ये कोविड-19 डिजीज है, तो उसका सबसे पहले हम लोग एक ओरल या फिर नेसल स्वैब लेते हैं, उसका ओरल या फिर नेसल स्वैब लेते हैं। ठीक है, तो ये ओरल और नेसल स्वैब के अंदर होगा वायरस। अब ये जो वायरस है कोविड, ये जो सार्स कोरोना वायरस है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, वो आरएनए होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो वायरस का जो आरएनए है, हमने जो पर्सन है उसका नेसल स्वैब लिया, उसके अंदर होता है वायरस, उसके अंदर होता है सार्स कोविड 2 वायरस। अब ये इसमें से, ठीक है, ये जो वायरस है उसमें से हम लोग निकालते हैं आरएनए। ठीक है, उसमें से निकालते हैं आरएनए। सो वायरल राइबोन्यूक्लिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस स्वैब यूजिंग अ वैरायटी ऑफ द केमिकल्स। तो ये आरएनए जो है ना वायरस का, उसे हम लोग आइसोलेट करेंगे। ठीक है, बाद में ये जो आरएनए है उसको हम लोग डीएनए बनाएंगे। ठीक है, दिस आरएनए वुड बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू द डीएनए। ओके, दिस आरएनए वुड बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू द डीएनए, और ये जो डीएनए है ना उसको हम लोग आरटीपीसीआर मशीन में डालेंगे। दिस डीएनए वुड बी पुट इनटू आरटीपीसीआर मशीन, और ये जो आरटीपीसीआर मशीन है वो यही डीएनए के मल्टीपल कॉपीज को बनाने वाला है। डीएनए मल्टीपल कॉपीज वुड बी क्रिएटेड, डीएनए मल्टीपल कॉपीज वुड बी क्रिएटेड। हमने सबसे पहले वायरस में से उसका आरएनए निकाला। दिस आरएनए वुड बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू द डीएनए। दिस डीएनए वुड बी पुट इनटू द आरटीपीसीआर मशीन। नाउ दिस आरटीपीसीआर मशीन इज गोइंग टू मास प्रोड्यूस दिस डीएनए। ओके, आरटीपीसीआर बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। एंजाइम्स आर देन एडेड टू ट्रांसक्राइब आरएनए इनटू डीएनए। This DNA is put into real-time PCR machine
that Xerox is the DNA making thousands of copies of any genetic material in the samples. ठीक है, तो हमने बहुत सारे डीएनए के सैंपल्स हमने बना लिए हैं. ठीक है, वी आर नाउ हैविंग लॉट्स ऑफ सैंपल्स ऑफ द डीएनए. अब क्या होगा? साइंटिस्ट देन यूज सेट्स ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट कॉम्प्लीमेंट द फ्रेगमेंट्स फाउंड इन द कोरोना वायरस. तो हमने ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है, जो हमने आरटी-पीसीआर मशीन के साथ हमने बाहर निकाले थे. ठीक है, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनकी हम लोग मैचिंग करवाने वाले हैं कोरोना वायरस की जेनेटिक मटेरियल के साथ. तो अगर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, अगर वो मैच कर जाते हैं, अगर वो वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर वो बाइंड कर लेते हैं, देखो अगर ये जो हमने जो फ्रेगमेंट्स बनाए हैं ना आरटी-पीसीआर मशीन में से, हमने ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने जो बनाए हैं, वो अगर जेनेटिक मटेरियल वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर कॉम्पेटिबल होगा तो ये उसके साथ बाइंड कर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर डिटेक्टिंग दिस पर्टिकुलर वायरस. Scientists then use the DNA fragments that complement the fragments found in the coronavirus. If any genetic material is present, then these fragments will bind to it. अगर कोई भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमने आरटी-पीसीआर मशीन में से निकाले हैं वो इसके साथ बाइंड कर लेगा, वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड कर लेगा. ओके, अगर ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है अगर वो हमने वायरल आरएनए में से अगर हमने बनाए हैं तो ये वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड कर लेगा. अगर ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं जो हमने आरएनए में से बनाए हैं और अगर वो आरएनए अगर SARS-CoV-2 का नहीं है तो ये बाइंडिंग नहीं होगी. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. केमिकल मार्कर्स अटैच टू द डीएनए रिलीज फ्लोरोसेंस व्हेन दिस डीएनए बाइंडिंग अकर्स. तो डीएनए बाइंडिंग हो जाएगी तब फ्लोरोसेंस सिग्नल विल बी प्रोड्यूस. तो इसे हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है क्या वो इस वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द आरटी-पीसीआर टेस्ट. ठीक है ना गाइस, ये SARS-CoV-2 वायरस है, उसका हमने आरएनए निकाला, दिस आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द डीएनए. इस डीएनए को हमने आरटी-पीसीआर मशीन में डाला. आरटी-पीसीआर मशीन के साथ आरटी-पीसीआर मशीन के अंदर उसके अंदर ये जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज वुड बी क्रिएटेड. Now this DNA fragments would be ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो हम लोग चेक करेंगे कि ये वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द आरटी-पीसीआर टेस्ट. अब पूल टेस्टिंग मेथड क्या होती है? देखो पूल टेस्टिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों का सैंपल हम लोग एक साथ बहुत सारे लोगों का सैंपल हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 to 30% का हमने सैंपल ले लिया तो एक साथ ही हम लोग ये 20 to 30% का हम लोग सैंपल को चेक करेंगे. ठीक है, अगर ये जो सैंपल है इट गिव्स पॉजिटिव, अगर ये सैंपल जो होता है इंडिकेट करता है इसका पॉजिटिव टेस्ट आता है तो बाद में हम लोग इंडिविजुअल टेस्टिंग करवाएंगे. ठीक है, सो इट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली टेस्टिंग अ कंबाइंड सैंपल फ्रॉम मल्टीपल पीपल फ्रॉम अ हाउस होल्ड और अ लोकल क्लस्टर. ठीक है, इन केस ऑफ अ पॉजिटिव मिनी पूल रिजल्ट इंडिविजुअल टेस्टिंग वुड बी कैरिड आउट. ठीक है, अगर ये जो पूरा का पूरा जो पूल सैंपल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सैंपल है जो 20 से लेके 30 पीपल का बना हुआ है, अगर इनमें से पॉजिटिव आया तो हम लोग बाद में इंडिविजुअली पीपल की टेस्टिंग करवाएंगे. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पूल टेस्टिंग मेथड. अब हम लोग टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं. देखो क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर हम लोग कोई भी एंटीजन जो होता है, ठीक है, इफ एनी एंटीजन एंटर्स अवर बॉडी, ठीक है, in response to this antigen antibody will be produced and this antibody is this antibody is the first fighter who will be fighting this antigen. ठीक है, तो वैक्सीन के कौन से टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है लाइफ एटीन्यूएटेड वायरस. तो ये जो होता है वो बेसिकली होता है वीकेंड वायरस. हम लोग बॉडी के अंदर एक वीकेंड वायरस को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये जो वीकेंड वायरस है उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है देन आवर बॉडी विल रिमेंबर इट एंड एंटीबॉडी वुड बी प्रोड्यूस्ड विच विल बी डिफीटिंग दिस पर्टिकुलर वायरस. ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द वैक्सीन. सो ये जो लाइव अटीन्यूएटेड वायरस जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये जो टाइप की जो वैक्सीन होती है ना, लाइव अटीन्यूएटेड वायरस वाली जो वैक्सीन, उसके अंदर जो वायरस होता है वो वीकेंड फॉर्म के अंदर होता है. बिकॉज दिस वैक्सीन्स आर सो फैमिलियर टू द नेचुरल इन्फेक्शन
दैट दे हेल्प प्रिवेंट, दे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक वीकेंड वायरस ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली वायरस को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो वायरस है वो इतना हार्मफुल नहीं है क्योंकि हमने इसको वीक कर दिया है। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। Just 1 to 2 doses of most live vaccines are enough to give a lifetime of protection against a germ and the disease it causes. इसका एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लेना, जैसे कि मीजल्स हो गया, रुपेला हो गया। ठीक है, बाद में होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर हम लोग जो जर्म होता है, देखो ये जो जर्म होता है इट कैन बी बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो, वायरस भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम लोग इसके अंदर जो डेड बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, हम लोग ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे या फिर वायरस को किल करने के बाद हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसके रिस्पॉन्स में भी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज जो होती है ना, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होगा वो इतना पावरफुल नहीं होगा। ओके, सो दिस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजेस द किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉजेज द डिजीज। और ये जर्म कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस। हम लोग अपनी बॉडी के अंदर किल्ड बैक्टीरिया और किल्ड वायरस को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। दिस वैक्सीन डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट इज एज स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन। तो इसके लिए हमें बहुत बार डोज लेना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्स सेवरल डोजेस ओवर टाइम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पोलियो, परड्यूसिस, हेपेटाइटिस ए। ओके गाइस, अब हम लोग देखते हैं सब यूनिट एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो सब यूनिट एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है। सब यूनिट वैक्सीन मतलब हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा था, हमने अभी तक 2 वैक्सीन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और दूसरा ये वाली वैक्सीन के बारे में पढ़ा। तो ये जो 2 वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा था, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली बैक्टीरिया और बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं ना, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर हम लोग बैक्टीरिया और वायरस जो होता है उसको हम लोग किल कर देंगे, लेकिन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर हम लोग बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम लोग वीक करने के बाद बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सब यूनिट जो वैक्सीन होती है वो क्या करेगी, सब यूनिट जो वैक्सीन होती है ना, वो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी जो पार्ट होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो होता है उससे वो बनी होती है। ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एनी ऑफ द प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो होता है, या फिर उसका जो कैप्सिड जो होता है ना, कैप्सिड मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो आउटर कोटिंग होता है। ठीक है, ये जो कैप्सिड जो होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द डिजीज इज ट्रीटेड एज एन एंटीजन। उसको हम लोग एंटीजन की फॉर्म में हम लोग अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी वुड बी प्रोड्यूस्ड। सो बेसिकली सब यूनिट वैक्सीन के अंदर क्या होता है, हम लोग पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं कर रहे हैं। सब यूनिट वैक्सीन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट ही इंट्रोड्यूस करने वाले एज एन एंटीजन। सो यूज ओनली अ पार्ट ऑफ द टारगेट पैथोजन लाइक इट्स प्रोटीन, sugar or the capsid, presenting it as an antigen on its own to provoke a response from the immune system. So I hope you can understand this subunit vaccine. अब ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है, देखो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, a gene coding for a vaccine protein is inserted into another virus into producer cells in culture when the carrier virus reproduces or when the producer cell metabolizes the vaccine protein is also created. ठीक है, देखो इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये जो वैक्सीन प्रोटीन है ना, वैक्सीन प्रोटीन जो है, ये वैक्सीन प्रोटीन बेसिकली एक वैक्सीन ही है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन प्रोटीन है उसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कोई प्रोड्यूसर सेल्स के अंदर। ठीक है, इट कैन बी एनी ऑफ दी, ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कोई सेल्स के अंदर, प्रोड्यूसर सेल्स के अंदर। अब क्या होने वाला है, ये जो वैक्सीन प्रोटीन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो अगर सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर ये सेल्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है, मतलब ये जो सेल्स है उनकी मल्टीपल कॉपीज वुड बी क्रिएटेड। अगर इनकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती है तो ये जो वैक्सीन प्रोटीन जो है हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये वैक्सीन प्रोटीन की भी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होने वाली है। ठीक है, अब एक बार वापस इसको पढ़ो,
A gene coding for the vaccine protein is inserted into the another virus or into producer cells in the culture. When the carrier virus reproduces or when the producer cell metabolizes, the vaccine protein is also created. ठीक है, वापस एक बार समझो, ये वैक्सीन प्रोटीन है। ये इसको मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो वैक्सीन प्रोटीन है उसे हम लोग किसी वायरस या फिर प्रोड्यूसर सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैक्सीन प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि ये जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करेगा, दिस वायरस विल मल्टीप्लाई और दिस प्रोड्यूसर सेल विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाई। तो ये जो वैक्सीन प्रोटीन है वो भी प्रोड्यूस होगा, वैक्सीन प्रोटीन वुड बी प्रोड्यूस्ड, वैक्सीन प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। बाद में हम लोग इसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। ठीक है, दिस वुड बी आइसोलेटेड एंड दिस वुड बी गिवन एज अ वैक्सीन। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो ये कहां पे यूज होता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वो इसी का एक एग्जांपल है। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। देखो, कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होता है ना वो दो चीजों से बनी होती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो जो एक पार्ट जो होता है वो होता है करियर प्रोटीन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना हुआ होता है। देखो, सिमिलर टू रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बट आर मेड यूजिंग पीसीस फ्रॉम द कोट्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बैक्टीरिया जो है अगर वो कोई डिजीज कॉज कर रहा है और इसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया जो होता है ना उसका कोई छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे। वो जो छोटा सा पार्ट हो सकता है कोट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होती है वो कोट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट जो होता है उससे बनी होती है, और उसके साथ हम लोग अटैच करते हैं करियर प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग करियर प्रोटीन क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? देखो, ये जो इसके अंदर दो पार्ट्स है। कॉन्जुगेट मतलब मिलकर बनना। ठीक है, मिलकर बनना मतलब दिस कॉन्जुगेट वैक्सीन इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोट्स ऑफ द बैक्टीरिया और पार्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अ करियर प्रोटीन। तो करियर प्रोटीन का काम क्या होता है? देखो, अगर हम लोग सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट हम लोग अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, इफ वी आर इंसर्टिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एन एंटीजन, देन हमारी बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अगर ये जो एंटीजन है, एंटीजन कौन सा? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल कोट ऑफ द बैक्टीरिया, इसके साथ हम लोग अगर कोई करियर प्रोटीन अगर हम लोग अटैच कर देते हैं, देन ये जो करियर प्रोटीन है इट वुड फैसिलिटेट द इम्यून रिस्पॉन्स, इट वुड गिव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। दिस करियर प्रोटीन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। सो दिस इज अ यूज ऑफ द करियर प्रोटीन। So conjugate vaccines are used to create a more powerful combined immune response. Typically the piece of the bacteria, ठीक है, ये जो piece of the bacteria would not generate a strong immune response on its own. ये जो piece of the bacteria जो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग अकेले इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन एंटीजन, देन वो अकेला इतना पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ अगर हम लोग करियर प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन इम्यून रिस्पॉन्स विल बी वेरी पावरफुल। सो दिस इज अबाउट द कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है? देखो, हमारा ये जो पैथोजन जो है ना, दिस पैथोजन जो होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इट विल प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स। अगर हम ये टॉक्सिन को हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं टॉक्सॉइड्स। ठीक है, ये जो टॉक्सिन है उसे हम लोग फॉर्मेलिन से ट्रीट करके इतना हार्मफुल अगर हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब ये जो टॉक्सिन होता है उसको ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, तो ये टॉक्सिन की जो इफेक्ट होती है हम लोग उसे कम कर देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेलिन, तो उससे हम लोग बोलते हैं टॉक्सॉइड्स। दिस टॉक्साइड्स वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अवर बॉडी व्हिच वुड फंक्शन एज एन एंटीजन। ओके, सो टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंदर क्या होता है? इट यूजेस द टॉक्सिन मेड बाय द जर्म दैट कॉजेज द डिजीज। ठीक है, सो टॉक्सॉइड वैक्सीन आर गोइंग टू यूज द टॉक्सिन व्हिच इज द हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय द जर्म दैट कॉजेज द डिजीज। ठीक है, तो टॉक्साइड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। देखो, टॉक्साइड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, तो ध्यान से समझना कि ये जो टॉक्साइड होती है ना वो टॉक्सिन का यूज करता है, और ये जो टॉक्सिन होता है उसे हम लोग हार्मफुल, उसको हम लोग फॉर्मेलिन से ट्रीट करके हम लोग बना देते हैं टॉक्सॉइड्स। सो दिस टॉक्साइड्स आर गोइंग टू फंक्शन एज एन एंटीजन। बाद में आरएनए वैक्सीन, द लास्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन। या जो आरएनए वैक्सीन होती है वो क्या होती है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं,
हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर हम लोग डालेंगे एमआरएनए सीक्वेंस। ठीक है, आरएनए वैक्सीन्स वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग एमआरएनए सीक्वेंस which is coded for a disease specific antigen. Once produced within the body, the antigen is recognized by the immune system, preparing it to fight the real thing. तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एमआरएनए सीक्वेंस। तो ये जो एमआरएनए सीक्वेंस होते हैं ना, वो क्या करेगा, देखो जब भी कोई एंटीजन है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, अगर ये जो एंटीजन है अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी जो बॉडी के जो सेल्स है उसके अंदर ये हमारे उसके बॉडी के सेल्स के अंदर हमने ऑलरेडी एमआरएनए सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एमआरएनए सीक्वेंस है, वो बोलेगा, वो ये बॉडी के हमारे बॉडी के सेल्स को बोलेगा कि भाई अभी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इम्यून रिस्पॉन्स इज क्रिएटेड। तो द एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, प्रिपेयरिंग इट टू फाइट द रियल थिंग। Okay guys, so this is the principle of the RNA vaccine. RNA vaccines are faster and cheaper to produce than the traditional vaccines, and RNA based vaccine is also safer for the patient as they are not produced using infectious elements. Okay, अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो जेनेटिक मटेरियल से बनी हो, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो आरएनए या फिर डीएनए से बनी हो। अब हम लोग पढ़ते हैं ये प्लाज्मा थेरापी के बारे में, कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरापी, ठीक है। इट सीक्स टू मेक यूज ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन द रिकवर्ड पेशेंट अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर इसको कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है, अब इसकी जो ये जो पेशेंट है उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होगी, ठीक है। सपोज ये पेशेंट है, उसको अगर डिजीज हो गया, अगर इसको डिजीज हो चुका है तो इसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होगी, और अगर ये पेशेंट ने रिकवर कर लिया तब भी इसका जो ब्लड होता है ना, उसके ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडीज वुड बी देयर। दिस एंटीबॉडीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच आर गोइंग टू फाइट द वायरस। तो अभी क्या होगा, सपोज ये जो पर्सन है, ठीक है, जिसको अभी डिजीज हुआ है, लेकिन हिज बॉडी इज नॉट एबल टू फाइट, ये जो पर्सन है उसका इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग नहीं है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू फाइट द डिजीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पर्सन है उसकी जो एंटीबॉडीज निकाल के हम लोग इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये एंटीबॉडीज इसमें से निकाल के हम लोग ये पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस एंटीबॉडीज विच आर ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर पर्सन वुड बी एबल टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरापी। द होल ब्लड और द प्लाज्मा फ्रॉम सच पीपल इज टेकन एंड द प्लाज्मा इज देन इंजेक्टेड इनटू क्रिटिकली इल पेशेंट so that the antibodies are transferred and boost their fight against the virus. Okay, so this is the principle of the convalescent plasma therapy. Okay guys, so here we come at the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Okay guys, so thank you very much for listening.